नमस्कार। आज हम सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड का, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा, लास्ट में हमने कुछ 3 क्वेश्चन दिए थे और वो संबंधित थे यूनिट शेल से, जिसमें एज की लेंथ और रेडियाई से संबंधित कुछ सवाल थे। फार्मूले हम पूरे बता चुके हैं, क्वेश्चंस के जवाब कुछ बच्चों ने दिए हैं और वो अप्रिशिएबल भी है। जवाब जो आए हैं उसमें कुछ सही भी हैं और 1-2 बच्चों के जवाब थोड़े से गलत थे, तो हम उसका पूरा सलूशन अपलोड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.8 mm है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यदि यह पहला केस क्या है, सिंपल क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर है तब क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब BCC टाइप का है तब क्या होगा, और अगर FCC टाइप का है, BCC टाइप का है तब क्या होगा, और अगर FCC टाइप का है तब क्या होगा। तो यदि संरचना सिंपल क्यूबिक जालक में है तो कोर की लंबाई दी हुई है, जो आपका यूनिट शेल था, जैसे ये यूनिट शेल है होगा, ये यूनिट शेल एकक कोष्टिका। अब उस यूनिट शेल में जो एज की लेंथ है, कोर की लंबाई, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये है 0.8 mm, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में हमें परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल क्यूबिक केस हो, बॉडी सेंटर्ड और FCC, उन तीनों के केसेस के लिए अलग अलग फार्मूले बताए थे। तो वहाँ क्या था, वो फार्मूले डिपेंड करते हैं जो गोलक परमाणु है उनकी व्यवस्था कैसी है। तो अगर सिंपल क्यूबिक केस था तो त्रिज्या, घन की जो त्रिज्या है परमाणु की, वो कोर की लंबाई का आधा होगा, मतलब कोर की लंबाई हो गई 0.8 और बाई 2 तो हो गया 0.4 mm। तो ये दिस इज द फर्स्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ये। और यदि संरचना BCC जालक है तो उसके लिए फार्मूला बताया था हमने आपको, R = √3/4 × A जो है वो लेंथ ऑफ एज है, तो √3 मतलब 1.732 इंटू 0.8/4 सॉल्व करोगे तो आएगा 0.3464 mm, ठीक है। नहीं, इसको चेंज नहीं करना है, mm या कुछ और नहीं चेंज करना है। जब पैरामीटर दिया हुआ है मिलीमीटर का तो उसी में रखो। यदि संरचना FCC जालक है तो उसके लिए फॉर्मूला था √2/4 × A, √2/4 × A, या दूसरा फार्मूला भी बताया था हमने, R = A/2 √2, A 0.8 और √2 की वैल्यू 1.414 रखोगे तो सॉल्व करके आएगी वैल्यू 0.2828 mm। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का सही भी है जिन्होंने जवाब दिया था। क्वेश्चन अगला है, अगला था, यदि गोल्ड परमाणु की जो त्रिज्या है वो 144 पिकोमीटर है और FCC जालक में ये क्रिस्टलित होता है, तो इसके कोर की लंबाई तथा 2 निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी का मतलब हो गया जो नियरर एटम हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी। जो 2 ऐसे एटम जो एक दूसरे को, जिनके स्फीयर एक दूसरे के संपर्क में हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी जो होगी, नाभिकों के बीच की दूरी, वो कहलाएगी क्या, 2 निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी। जैसे FCC जालक में अगर आप देखो तो इस तरह का स्ट्रक्चर था FCC जालक में, ये एक फलक की व्यवस्था थी, ठीक है। और इस फलक की व्यवस्था में अगर आप देखेंगे जी, ये फलक की व्यवस्था थी। इस फलक में कोनों पर तो एक परमाणु थे और ये बीच में एक परमाणु आ गया था फलक के बीच में। और अगर हम यहाँ से इसका विकर्ण खींचे तो ये फलक का विकर्ण है। ये क्या है, फलक का विकर्ण। ये है फलक का विकर्ण, ये है एज और ये भी एज, ये फलक का विकर्ण। तो ये जो एज आएगा, ये जो फलक का विकर्ण, अगर ये A है और ये A है तो फलक का विकर्ण आएगा √2A, √2A फलक का विकर्ण। अगर ये A है तो, अगर ये A है तो फलक का विकर्ण आएगा √2A। और उस बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यही होगी 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मतलब हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी √2/2 × A, ठीक है। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा ए कट गया तो वैल्यू आ जाएगी क्या, a/√2, a/√2। ये FCC के लिए हो जाएगा, ठीक है। FCC के लिए ये जो डिस्टेंस है इसको इधर कर दो। FCC के लिए जो दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी होगी वो फलक के सापेक्ष निकाली गई है। तो √2/2 इंटू ए, √2 ए तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसका आधा होगा। हाँ, यहाँ भी आधा होगा। तो √2/2 इंटू ए, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई अगर कर दो आप तो √2 इंटू √2 तो √2 का स्क्वायर हो गया। तो √2 का स्क्वायर मतलब हो गया 2, मतलब रूट का मतलब 1/2 होता है ना पावर में, तो वो हो गया 2। और यहाँ 2 रहेगा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद हो गया a/√2। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे अगर हम दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं इन द केस ऑफ FCC। ध्यान रखिएगा, FCC के केस के लिए फार्मूला था ये। अब इसमें अगर देखें तो ये FCC जालक के लिए जो त्रिज्या है वो है r बराबर, त्रिज्या क्या है, r बराबर a/2√2। तो सॉल्व कर दो, a इक्वल टू हमें चाहिए था तो 2 इंटू r√2, ये सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू आएगी 407 पिकोमीटर। डिस्टेंस की जो बात हम कर रहे थे, d इक्वल टू 2r, मतलब डिस्टेंस का 2r। 2r क्या है, एक r ये है और एक r ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का r हो गया और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो गया, r। तो 2r, और ये वैल्यू a के रेस्पेक्ट में किसके बराबर हुई, a/2√2, a/√2 के। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो a इक्वल टू डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं d। तो a इंटू r दिया हुआ 144, तो ये आ गया 288 पिकोमीटर। या इस फार्मूले से ये निकल के आ गया, एक फार्मूला ये था a/√2, डिस्टेंस दी हुई है, r के रेस्पेक्ट में था, डिस्टेंस दी हुई है, जो h की लेंथ है वो दी हुई है, यहाँ कैलकुलेट किया आपने 407 √2 से √2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 288 या इसको 287.8 पिकोमीटर। तो मतलब चाहे आप जो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी है वो चाहे d इक्वल टू 2r से निकाल लो इस केस में, या a/√2 से निकाल दो, a/√2 से निकाल दो। तो ये 2r की वैल्यू दी है 2 × 44 288 पिकोमीटर, और d a/√2, तो √2 मतलब हो गया 1.414। सॉल्व करोगे तो 288 या 287.8 आएगा। तो इसी को नियर अबाउट हम 288 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू लगभग सेम है। तीसरा क्वेश्चन था, BCC जालक में कोर की लंबाई 352 पिकोमीटर है और धातु के परमाणु की त्रिज्या पता करनी है। BCC जालक के लिए फॉर्मूला क्या था, त्रिज्या और घन की भुजा के बीच में संबंध r बराबर √3/4 इंटू ए, √3/4 इंटू 352, ये दिया हुआ है। 352 पिकोमीटर दिया हुआ है, रखना है, सॉल्व करना है। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो वैल्यू आएगी 152.4 पिकोमीटर। क्लियर? तो दैट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसे पूरा देखा करिए, तो उसके जवाब भी आप दे पाएंगे और उसका फिर कुछ मतलब निकल के आएगा, ठीक है। क्लासेस अभी सस्पेंडेड हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बनाए रखें घर पर, और पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे ये बात समझ में आए कि हाँ टॉपिक है क्या, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टाइम है और अगर ये निकल गया तो कोर्स कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें, और घर पे आप रहते हैं तो शांतिपूर्वक पूरा पेशेंस के साथ कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद तब समझ में आएगा कि उसमें गलती क्या हो रही है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आपकी जो क्वेरीज़ होंगी तब वो जेन्युइन क्वेरी आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये कोई मतलब ऐसे ही केवल देख करके और सुन करके केवल नहीं किया जा रहा है, ये आपके भले के लिए किया जा रहा है। तो वीडियो प्रॉपर देखिए और उसमें जो डाउट हो उसके सवाल आप करते रहें, तो एक जो रिदम है वो बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।